नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का साधना आईएएस के इस ऑनलाइन कक्षा कार्यक्रम में, जिसे आप लोग मोबीशाला ऐप पर देख रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं जो लोग पीटी परीक्षा दे करके आए हैं, और उसके आगे की शुभकामनाएं मुख्य परीक्षा के लिए। याद रखिए, हिंदी साहित्य में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो सीमित हैं। सिलेबस के जो एरियाज हैं वो बहुत ही सीमित हैं। इसमें चयन की स्वतंत्रता है। आप कुछ टॉपिक को अगर तैयार करके जाएं और कुछ को छोड़ भी दें तो परीक्षा में आप देखिएगा कि आपके लिए कोई खतरा जैसी बात नहीं रहती। उपन्यास में 4 ही उपन्यास आईएएस मुख्य परीक्षा में हैं: गोदान, मैलांचल, महाभोज और दिव्या। दोस्तों, हम लोग गोदान को खूब पढ़ के जाते हैं और मैलांचल भी बहुत पहले से सिलेबस में है, इसलिए उसकी भी तैयारी कर लेते हैं। बीपीएससी वगैरह देने जाते हैं, इस वजह से भी उसकी तैयारी ठीक ठाक हो जाती है। हालांकि शेखर एक जीवनी वहाँ है, फिर भी फणीश्वर नाथ रेणु को पढ़ते ही हैं हम लोग। किंतु 2001 और उसके बाद सिलेबस में 2 नए उपन्यास जुड़े हुए हैं, महाभोज और दिव्या, और इन दोनों से अब तक प्रश्न बहुत कम पूछे गए हैं। इन दोनों उपन्यासों में महाभोज को तैयार करना इसलिए ज़्यादा फायदेमंद है, ऐसे आप दोनों को करें, फिर भी महाभोज को बहुत ढंग से तैयार कीजिए, क्योंकि यह निबंध लेखन में भी कई काम आ सकता है, कई लाभ दे सकता है। जैसे राजनीति का अपराधीकरण, अपराध का राजनीतिकरण, राजनीति और भ्रष्टाचार, इस प्रकार के, या दल बदल कानून, कई ऐसे मुद्दे हैं जो निबंध में भी पूछे जाते हैं। या आज की जो बदल रही राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसको ध्यान में भी रख कर के कई मुद्दे पूछ लिए जाते हैं। इसलिए महाभोज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है 2 कारणों से। एक तो इस पर बहुत प्रश्न अब तक पूछे नहीं गए, और दूसरी बात कि आज की बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को यदि देखें तो ये उपन्यास तो भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। दोस्तों, अपने सिलेबस में यथार्थवादी उपन्यासों को पढ़ना है, और यथार्थवादी उपन्यासों में यदि आप गौर करें तो 4 धाराएं हैं: मार्क्सवादी यथार्थवादी, मनोविश्लेषणवादी यथार्थवादी, आंचलिक यथार्थवादी, और चौथी धारा सामाजिक राजनैतिक यथार्थवादी उपन्यासों की। महाभोज भी एक यथार्थवादी उपन्यास है जिसका जुड़ाव सामाजिक राजनैतिक यथार्थवाद से है। इस उपन्यास को मन्नू भंडारी ने 1979 में लिखा था, 1979 में। आप समझ सकते हैं कि यह जो समय है या इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वह कई प्रकार की राजनैतिक अस्थिरता से या राजनैतिक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई थी, और ठीक इसके बाद 1977 में जनता पार्टी की एक ढुलमुल सरकार बनी, या यूं कहें कि कई मिलीजुली राजनैतिक हस्तियों को लेकर के एक सत्ता काबिज हुई, और इसे नाम दिया गया दूसरी आज़ादी। जाहिर सी बात है, पहली आज़ादी अंग्रेजों से और दूसरी आज़ादी कांग्रेसी सरकार से, संभवतः इसलिए ऐसा नाम पड़ा। आप यह भी कह सकते हैं कि संपूर्ण क्रांति का जो नारा गूंज रहा था उसका भी प्रभाव इस काल पर था,
1977 की जो सरकार बदली उस पर भी वो प्रभाव था। कुल मिलाकर राष्ट्रीय आपातकालीन परिस्थितियों को दर्शाने वाला ही यह उपन्यास है महाभोज। दोस्तों, मन्नू भंडारी आरंभ में व्यक्तिवादी लेखन से जुड़ी हुई थी। पारिवारिक समस्याओं, व्यक्तिगत जीवन में तनाव, दुख, दर्द, पीड़ा, अकेलापन जैसी समस्याओं को केंद्र में रख कर के उपन्यास लिख रही थी। जैसे आपका बंटी विवाह विच्छेद या वैवाहिक संस्था के विखंडन पर आधारित उपन्यास है आपका बंटी। ऐसे ही 1 इंच मुस्कान आज के तनावग्रस्त जीवन में व्यक्ति की जो दशा है। मन्नू भंडारी ने महाभोज उपन्यास की भूमिका में लिखा कि अपने व्यक्तिगत जगत में बने रहना तथा आंतरिक जीवन के नाटक को देखना मुझे भी आश्वस्तिदायक लगता है, किंतु जब घर में आग लगी हो तो व्यक्तिगत जगत या अंतर जगत में बने रहना कुछ हद तक फूहड़, अश्लील और हास्यास्पद लगने लगता है। घर में आग का अर्थ है कि इस समय सामाजिक और राजनैतिक जो अस्थिरता थी, सत्ता पक्ष की जो निरंकुशता थी, उसको देखते हुए मन्नू भंडारी का व्यक्तिवादी लेखन सामाजिक राजनैतिक यथार्थवाद से जुड़ गया। महाभोज सामाजिक राजनैतिक, विशेष करके राजनैतिक यथार्थवाद को उद्घाटित करने वाला उपन्यास है। कुछ आलोचकों ने लिखा कि साहित्य में राजनीति को विषय नहीं बनाया जा सकता, किंतु मन्नू भंडारी ने एक महिला लेखिका होकर भी राजनीति के सूक्ष्म चित्रण या यूं कहें कि भ्रष्ट हो रही राजनीति और उसके मुखौटाधर्मी स्वरूप का जैसा सूक्ष्म यथार्थ चित्रण किया है वह कहीं और नहीं मिलता। महाभोज शीर्षक अपने आप में सार्थक है दोस्तों। महाभोज कहते हैं उस ब्राह्मण भोज या श्राद्ध भोज या मृत्यु भोज को जहाँ किसी के आत्मीय स्वजन या परिजन के गुजर जाने के बाद ब्राह्मणों को जिमाया जाता है, उन्हें भोजन पर आमंत्रित किया जाता है। लोगों की आंखें निकल रही होती हैं, पूरा परिवार पीड़ा में, यातना में डूबा होता है। गुजर गए व्यक्ति की स्मृतियों में परिवार बिलख रहा होता है, किंतु समाज के महाब्राह्मण उस भोज का स्वाद लेने से परहेज नहीं करते। जिस प्रकार महाभोज एक श्राद्ध भोज है, आज की व्यवस्था में भी इसी प्रकार का महाभोज देखा जा सकता है। और आज के महाब्राह्मण कोई और नहीं, राजनेता, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक व्यवस्था, अपराधी और मीडिया, इन सब की जो मिली भगत है, उनसे आज के समाज के महाब्राह्मण तैयार होते हैं और दलितों, शोषितों, पीड़ितों की मौत पर या उनकी संवेदनाओं को सहलाकर उनकी मौत पर अपने लिए राजनैतिक अवसरवाद तलाशने वाले ये आज के महाब्राह्मण हैं। कहा जा सकता है कि आज की व्यवस्था उनके लिए महाभोज की तरह है, अवसरवादी व्यवस्था है और उसका लाभ लेने वाले, व्यवस्था का लाभ लेने वाले आज के महाब्राह्मण कोई और नहीं, राजनेता, पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, मीडिया जगत से जुड़े लोग और अपराधी वृत्ति के लोग हैं। इन सब की साठगांठ से गरीबों, शोषितों, पीड़ितों का दमन और पुख्ता हो रहा है। उनकी मौत पर ये सभी मिलकर राजनैतिक दाव पेंच रच रहे हैं, शतरंजी चाल चल रहे हैं। महाभोज उपन्यास की कहानी
राष्ट्रीय आपात के परिवेश को दर्शाती है, किंतु देखा जाए तो आज की राजनीति के लिए यह उपन्यास कहीं अधिक प्रासंगिक है। अभी हाल की कई घटनाएं जहां आप देख सकते हैं किसी गरीब, किसी शोषित, किसी पीड़ित की मौत को कैसे राजनैतिक रंग दिया जाता है, कैसे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने फायदे के लिए मौत के खेल को भी राजनैतिक रंग देने से दोनों पक्ष नहीं चूकते हैं। इस उपन्यास की कथा कुछ इसी ओर इशारा करती है। दोस्तों, राष्ट्रीय आपात को या आपातकालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए महाभोज उपन्यास में कई डायलॉग हैं जिनको आप समझ सकते हैं। जैसे कुर्सी और इंसानियत में बैर है, कुर्सी के पाए इंसानियत के खाद पर ही अच्छी तरह पनपते हैं, यानी इंसानियत को मार दिया जाए तो सत्ता और राजनीति का जन्म होता है। जैसे कुछ और डायलॉग कि जिस देश में देवतुल्य राजनेताओं की परंपरा हो वहाँ राजनीति का ऐसा अधपतन। जैसे कुछ और पंक्तियों पर विचार कीजिए, जिस प्रकार एक पैनी निगाह वाले गडेरिये के दंडे तले लाखों हजारों भेड़ें रिरियाती मिमियाती हुई झुंड बनाकर चलने को विवश रहती हैं, उसी प्रकार आज देश की व्यवस्था है, राजनैतिक व्यवस्था है। जैसे इधर राजनीति में एक ऐसी मारक हवा बही जिसने बड़े बड़े नेताओं की रीढ़ को सरका कर दुम में मिला दिया, जो अपने से ऊपर वालों के सामने केवल हिलती डुलती है। ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए तो लोकतंत्र है, किंतु लोक बेमानी और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी बनकर रह गया है। जैसे पहले शराबियों की सरकार थी, अब पेशाबियों की सरकार है। आप समझ सकते हैं कि जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उसमें कई नेता थे, जैसे मोरारजी देसाई, जैसे चौधरी चरण सिंह, वयोवृद्ध कृषक नेता थे, वयोवृद्ध कांग्रेसी मोरारजी देसाई थे, दो राष्ट्रवादी अटल और आडवाणी थे, उस समय के युवा तुर्क चंद्रशेखर थे, और तपे तपाए हरिजन नेता बाबू जगजीवन राम थे। देखा जाए तो एक सेक्युलर नेता भी थे, हेमवंती नंदन बहुगुणा। इन सभी नेताओं को मिला करके उस समय की एक ढुलमुल, या यूं कहें कि मात्र 2.5 वर्षों तक चलने वाली एक सरकार गठित हुई, जिसका अस्तित्व तो बहुत दिनों तक नहीं रहा। लेकिन डायलॉग पर विचार कीजिए, पहले शराबियों की सरकार थी, अब पेशाबियों की सरकार। मोरारजी देसाई के विषय में यह माना गया कि स्वमूत्र पान किया करते थे पेशाबियों, और शराबी इंदिरा गांधी के विषय में कई प्रकार की भ्रांतियां रही हैं। दोस्तों, मन्नू भंडारी ने व्यवस्था विरोध का स्वर मुखर करते हुए, यानी उस समय की राजनैतिक व्यवस्था का विरोध करते हुए इस उपन्यास को लिखा। उपन्यास की जो कथा है वह राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, या यूं कहें कि उपन्यास में जो राजनीति है वह बेशक राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, वह किसी विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई राजनीति है, और यूं कहें कि विधानसभा में भी कोई उपचुनाव है, उसे लेकर के राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं। किंतु विधानसभा या उस क्षेत्रीय राजनीति के द्वारा ही मन्नू भंडारी जी ने राष्ट्र की चल रही या राष्ट्र में परिवर्तित हो रही राजनैतिक व्यवस्था के ताने बाने को कुछ इस प्रकार कसा है कि आपको समझते यह देर नहीं लगेगी कि राजनीति का अधपतन शुरू हो गया था। राजनीति में मुखौटा धर्मी चरित्र बढ़ते जा रहे थे, राजनीति में षडांध प्रवृत्तियां फैलती जा रही थीं, धीरे धीरे राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, और उससे भी आगे अपराध का राजनीतिकरण भी शुरू था। देखा जाए तो इस उपन्यास के कथाक्रम की कुछ शुरुआत ऐसी होती है। सरोहा विधानसभा क्षेत्र है,
किस प्रांत में है, उपन्यासकार ने यह स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, किंतु उत्तर भारत का कोई विधानसभा क्षेत्र है जहां 1.5 महीने पश्चात एक उपचुनाव है। इस उपचुनाव को लेकर ही राजनैतिक मुहरें बिछाई जा रही हैं, शतरंजी चालें चली जा रही हैं। सत्ता पक्ष से जुड़े दा साहब जो मुख्यमंत्री हैं और विपक्ष से जुड़े शुक्ल बाबू, लेकिन स्वरागम के कारण शुक्ल बाबू, इन दोनों के बीच राजनीति के गिरते चरित्र का ऐसा सूक्ष्म अंकन किया है मन्नू भंडारी ने कि उस यथार्थवादी चित्रण को देख करके आपको आज का भारत या आज लगभग 30-40 साल से जो राजनीतिक गिरावट आई है उसका एहसास मिलेगा। दोस्तों, सरोहा विधानसभा क्षेत्र में लगभग 35 से 40% आबादी जाट भूधरों की है। भूधर कहते हैं भूमिपतियों को, भूमि जो धारण करे, और जो शेष आबादी है वह हरिजनों की है, जो या तो बंधुआ मजदूर हैं या फिर भूमिहीन किसान हैं। जाट भूमिपतियों का सरगना जोरावर सिंह है, तथा हरिजनों की जनसंख्या में बीसू या विशेषर, जैसे जागरूक और मानवतावादी पात्रों की चर्चा की गई है। भूमिहीन हरिजन या बंधुआ मजदूर हरिजन भूमिपतियों भूधरों के खेतों में काम करती हैं, किंतु उन्हें उचित मजदूरी नहीं मिलती। इस अनुचित मजदूरी को लेकर या कम मजदूरी के मुद्दे को लेकर बीसू विशेषर हरिजनों को जागरूक करना चाहता है और इसीलिए हरिजन उचित मजदूरी की मांग को लेकर के हड़ताल कर देती हैं, खेतों में काम बंद कर देती हैं। इस बात से नाराज जोरावर हरिजनों की बस्तियों में आग लगवा देता है। लेखिका की टिप्पणी है कि अगली सुबह झोपड़ियां जल करके हरिजन बस्ती की खाक में बदल जाती हैं और इंसानों की लाशें मानो भुनी हुई मछलियों की शक्ल ले लेती हैं। बीसू आगजनी के साक्ष्य तक लगभग पहुंच चुका है। उसे मालूम चल चुका है कि आगजनी जोरावर ने ही कराई है, और जैसे ही वह साक्ष्य के निकट पहुंचता है कि उसके पहले ही जोरावर सिंह के द्वारा बीसू की हत्या करा दी जाती है, उसे चाय में जहर देकर के मार दिया जाता है, और यहीं से उपन्यास की कथा शुरू होती है। लेखिका की फिर टिप्पणी है कि सोए हुए आदमी और मरे हुए आदमी में फर्क ही कितना होता है, सांसों की डोर का। बीसू जैसा मानवतावादी चरित्र जो गांव के अनपढ़ बच्चों को, गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता हो, उन्हें पढ़ाता हो, किसानों को किसी के खिलाफ जो भड़काता नहीं हो बल्कि उन्हें अवेयर करता हो, उन्हें जागरूक करता हो, किंतु आज की व्यवस्था
ऐसे मानवतावादी मासूमों के पक्ष में खड़ी नहीं हो सकती। यह उपन्यास इसी बात का संकेत है। चूंकि जोरावर जैसे जाट भूधरों के वोट के कारण ही सत्ता पक्ष के दा साहब मुख्यमंत्री बन चुके हैं या मुख्यमंत्री पद पर काबिज हैं, इसलिए जोरावर को दा साहब का संरक्षण प्राप्त है। अब आइए बात करें शुक्ल बाबू या सुकुल बाबू की। सुकुल बाबू इस प्रांत के लगभग 10 वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे। हरिजनों के वोट के कारण ही उन्हें जीत मिलती थी, किंतु पिछले चुनाव में हरिजनों के नाखुश हो जाने के कारण सुकुल बाबू चुनाव हार चुके हैं और अब सक्रिय राजनीति से उन्होंने संन्यास की एक प्रकार से घोषणा कर दी है। किंतु बीसू की मौत से जोरावर बीसू को मरवा देता है। बीसू की मौत ने मानो सुकुल बाबू को थाली में परोस कर अवसर दे दिया हो और तब उनका अंधविश्वासी मन जो नीलम को धारण करने वाला है, नग और अंगूठियों पर भरोसा करने वाला है, उनका मन बीसू की मौत को लेकर कृतज्ञता के भाव से भर उठता है। उन्हें लगता है बड़े तेज मिजाज वाला है यह नीलम पत्थर, यदि माफिक ना आए तो पतड़ा बैठा दे, किंतु बैठा ना पहनने से देखो तो इस पत्थर को पहनते ही कैसे बीसू की मौत थाली में परोस कर मौका के रूप में आ गई हो। सुकुल बाबू इस मौत को अपने अवसर से जोड़ते हैं, राजनीतिक मंच के रूप में उसे देखते हैं और फिर राजनीति की ओर लपक लेते हैं। सिर्फ सरोहा विधानसभा में एक उपचुनाव है, उस उपचुनाव को लेकर, चुनाव भी नहीं उपचुनाव है, इसी उपचुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जो राजमाइश है, इसमें चाहे किसी गरीब की मौत हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपराधी अपराध भी करके आए तो उसे राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। दा साहब के संरक्षण में है जोरावर सिंह जैसा अपराधी। इसलिए इस उपन्यास का शीर्षक है महाभोज। आज के राजनेता, अपराधी, मीडिया जगत से जुड़े लोग, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी सब मिलकर बीसू जैसे गरीबों का महाभोज उड़ा रहे हैं। बीसू जैसे मासूम दलितों की मौत को भी अपने राजनीतिक फायदे से जोड़ सकते हैं। इस उपन्यास की केंद्रीय समस्या यही है। दा साहब जो ऊपर से सभ्य, शांत और सौम्य दिखाई पड़ते हैं, उनकी वाणी इतनी सूती हुई है, जिस प्रकार शरीर उनका सूता हुआ है, शरीर पर एक भी इंच फालतू चर्बी नहीं है, उसी प्रकार उनके मुंह से भी एक भी फालतू शब्द नहीं निकलते, मानो एक एक शब्द को तौल तौल कर बोलते हैं। मुख्यमंत्री दा साहब इस उपचुनाव के लिए अपनी ओर से एक ऐसा प्रत्याशी खड़ा करते हैं जो लखन सिंह या लखन राम पूरी तरह अनपढ़ है, अयोग्य है, स्वार्थी है। उसकी सिर्फ इतनी योग्यता है कि वह दा साहब के पीछे उनका झोला ढो सके और पार्टी दफ्तर को सजा संवार सके, कुर्सियों को लगा सके, बिछा सके। मन्नू भंडारी ने यहाँ व्यंग किया कि आज राजनीति में आने के लिए किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैला आंचल में फणीश्वर नाथ रेणु जी ने व्यंग किया कि अब महंत या संत बनने के लिए कहीं से पढ़े लिखे होने की आवश्यकता नहीं, जो चीलम पी सके, खंजड़ी बजा सके, वो भी महंत बन सकता है। उसी प्रकार मन्नू भंडारी जी ने, महाभोज की लेखिका ने भी यह संकेत दिया या यह व्यंग किया कि अब राजनैतिक योग्यता का कोई अर्थ नहीं है। शिक्षा
ईमानदारी, नैतिकता ऐसे मूल्यों के लिए या राजनीति में ऐसे मूल्यों के लिए कोई जगह नहीं। इसलिए दास साहब का प्रत्याशी लखन सिंह है, अनपढ़, निरक्षर, और सुकुल बाबू भी कुछ इसी प्रकार के प्रत्याशी हैं। फूहड़, अश्लील, सुरा और सुंदरी के अनन्य साधक, दोस्तों के बीच फूहड़ गालियों से भी परहेज ना करने वाले, ये वही सुकुल बाबू हैं जो घोर अंधविश्वासी हैं। और यहाँ तक कि कहीं ना कहीं इनमें प्रतिक्रियावादी राजनीति भी व्याप्त है, सवर्णवादी मानसिकता भी इनकी मुखर है, जो खुद ही कहते हैं कि नीची जात वालों का कोई भरोसा नहीं, एक तो इन्हें घेर घार के लाओ और पता नहीं ऊपर से ये ससुरे देहाती कब किस करवट बैठे। जोरावर की भी मानसिकता कुछ ऐसी ही है, जिसे दास साहब का संरक्षण प्राप्त है। जोरावर सिंह कहता है, दास साहब, इन हरिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादों के सामने सतत झुके रहते थे, झुके झुके उनकी पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाती थी, और अब ये ससुरे आंखों में आंखें गाड़ कर बात करते हैं, यह सब बर्दाश्त नहीं होता। समझा जा सकता है कि मंच पर राजनेता खड़े होकर के सबको अपना बेटा तो बताते हैं, समाजवाद के नारे बुलंद करते हैं, साम्यवादी व्यवस्था का परचम लहराने की बात करते हैं, जाति, धर्म और वर्ण रहित एक स्वच्छंद, स्वतंत्र और समता पर आधारित समाज की कामना तो करते हैं, किंतु भीतर से एक नंबर के भेड़िए। दास साहब, सुकुल बाबू, जोरावर सिंह इसी राजनीति के पक्षधर हैं। बीसू अथवा विशेषर की हत्या को एक तरफ सुकुल बाबू राजनैतिक फायदे से जोड़ते हैं और कहीं ना कहीं यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि सत्ता पक्ष के द्वारा या सत्ता पक्ष के संरक्षण प्राप्त अपराधी जोरावर सिंह के द्वारा बीसू मारा गया है। बीसू मेरे बेटे की तरह था। आज के राजनेताओं के लिए कोई उनका बेटा नहीं, ये सिर्फ स्वार्थी हैं, मक्कार हैं, अवसरवादी हैं। किंतु दोस्तों, सुकुल बाबू से भी अधिक मक्कार दास साहब हैं। उनकी भाषा से, उनके शब्दों से, उनके सौम्य आचरण से उनकी मक्कारी का पता नहीं चलता। वास्तव में जोरावर सिंह को जानते हुए कि जोरावर ने ही हत्या कराई है, दास साहब अपनी ओर से उस इलाके के या उस प्रांत के सबसे ईमानदार पुलिस अधिकारी सिटी एसपी सक्सेना को नियुक्त करते हैं, ताकि जनता को इस बात का भरोसा हो जाए कि सत्ता पक्ष के द्वारा निष्पक्ष न्याय किया जा रहा है, मामले के तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सक्सेना जब निर्णय पर पहुंचता है कि बीसू की हत्या हुई है, तो सक्सेना को सस्पेंड कर दिया जाता है दास साहब के द्वारा, और सक्सेना की जगह एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डीआईजी सिन्हा को नियुक्त किया जाता है। यह सिन्हा दास साहब के इशारे पर हत्या को सबसे पहले आत्महत्या साबित करता है और फिर उस आत्महत्या को हत्या में परिवर्तित करते हुए यह प्रमाण देते हुए कि बीसू की आत्महत्या यह नहीं है, बीसू ने आत्महत्या नहीं की है, बल्कि बीसू की हत्या ही हुई है, किंतु हत्यारा कोई और नहीं, बीसू का मासूम निरपराध दोस्त बिंदा उर्फ बिंदेश्वरी प्रसाद है। समझ सकते हैं, बिंदेश्वरी या बिंदेश्वरी तत्सम शब्द में समझ सकते हैं कि आज की राजनीति का क्या मतलब है। दास साहब जो कहते हैं कि मेरे लिए राजनीति धर्म नीति है, यदि मेरे साथ इस पथ पर चलना है
तो गीता का उपदेश गांठ बांध लो। लखन राम को या लखन सिंह को कहते हैं, मेरे लिए राजनीति धर्म नीति है। यदि इस मार्ग पर चलना चाहते हो तो गीता को गांठ बांध लो, गीता का उपदेश बस निष्ठा से कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो। किंतु दास साहब ने वास्तव में जिस धर्म नीति को अपनाया है, दास साहब की धर्म नीति दोस्तों अपराधियों को बचाना है और बेकसूरों को फांसी पर चढ़ाना है, इसलिए बिंदा को सजा होती है। दास साहब की जो धर्म नीति है, उनकी जो राजनीति है, वह सिटी एसपी सक्सेना जैसे ईमानदार अधिकारियों को सस्पेंड करने की है तथा भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डीआईजी सिन्हा को प्रमोशन देने की है। इसीलिए दास साहब की कृपा से भ्रष्ट पुलिस अधिकारी डीआईजी सिन्हा आईजी बनता है। दोस्तों, दास साहब के मंत्रिमंडल में कई ईमानदार नेता भी हैं। आज की राजनीति में भी देखें तो सड़े हुए घुन के बीच कहीं एक आध जौ मिल जाता है, एक आध गेहूं है साबुत, यानी अच्छे ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ नेता भी हैं। देखा जाए तो दास साहब के मंत्रिमंडल में भी एक ऐसे नेता हैं, शिक्षा मंत्री जनप्रिय नेता लोचन भैया उर्फ त्रिलोचन सिंह रावत उर्फ लोचन भैया, जो वाकई जनप्रिय हैं, दास साहब के कुकृत्य के खिलाफ हैं, प्रांत में बढ़ रही आपराधिक वृत्तियों के खिलाफ हैं लोचन भैया। इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में या सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ठान लिया है। किंतु मन्नू भंडारी ने यह संकेत दिया कि जब पूरी व्यवस्था भ्रष्ट हो तो भला एक ईमानदार नेता या एक ईमानदार अधिकारी कर भी क्या सकता है। इसलिए जो नेता लोचन भैया को सपोर्ट कर रहे थे कि हम तुम्हारे साथ हैं अविश्वास लाने में, उन्हीं नेताओं को, मंत्रियों को दास साहब खरीद लेते हैं और लोचन भैया मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए जाते हैं। दल बदल की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति आज किस कदर हावी है, यह उपन्यास इस व्यंग से भी भरा है कि किस प्रकार चौधरी, बापट, मेहता और राव जैसे मंत्री अनैतिक हैं, धनलोलुप हैं, भ्रष्ट हैं, जो लोचन भैया के अविश्वास प्रस्ताव का साथ नहीं देते और दास साहब के हाथों बिक जाते हैं। दोस्तों, दास साहब का कथन है कि पुलिस वालों को और अखबार वालों को तो स्वतंत्र रहना ही चाहिए, परंतु उनके भीतर की जो मक्कार वृत्ति है या जो उनकी मुखौटा धर्मी राजनीति है, जो ऊपर से एक शांत, एक ईमानदार नेता की छवि ओढ़े हुए हैं, भीतर से दास साहब उतने ही मक्कार हैं। पुलिस अधिकारियों को अपना निष्पक्ष काम नहीं करने देते, इसीलिए सिटी एसपी सक्सेना बर्खास्त किए जाते हैं और सिन्हा को पदोन्नति मिलती है। समझ सकते हैं कि जिस व्यवस्था में ईमानदारी के लिए सस्पेंशन हो और बेईमानी के लिए प्रमोशन हो, उस पूरी व्यवस्था में महाभोज किस प्रकार का है, जहां पूरी की पूरी आम जनता ही मानो व्यवस्था के लिए भोज बनी हुई हो। दास साहब के विषय में आम जनता यह राय रखती है कि दास साहब
बड़े ही ईमानदार छवि के नेता हैं। दास साहब खुद कहते हैं कि अखबार वालों का तो काम ही है लिखना, यही तो हमारे तुम्हारे कामों का आईना है। मेरा तो मानना है कि आईना को कभी धुंधला मत होने दो, उसमें अपनी छवि देखने का साहस हो। कहते हैं दास साहब, निंदक नियरे राखिए। मैं तो भाई कबीर के दोहे का कायल हूँ, निंदक नियरे राखिए। परंतु सच्चाई ये है कि दास साहब अपने निंदकों को कभी बख्शते नहीं। दास साहब का पहला निंदक है सिटी एसपी सक्सेना, जिसे बर्खास्त कर देते हैं। दास साहब का दूसरा निंदक है बिंदा, जो बीसू का दोस्त है। उसे बिना किसी कसूर के, बिना किसी अपराध के जेल भेजवा देते हैं। और दास साहब का तीसरा निंदक है मंत्री के रूप में लोचन भैया। तो तीसरे निंदक लोचन भैया, दूसरे निंदक पर आए तो बिंदा, और पहला निंदक सक्सेना जैसे ईमानदार एसपी। किंतु दास साहब इन निंदकों को बख्शते नहीं, छोड़ते नहीं। जो ऊपर से तो कहते हैं कि अखबार हमारे तुम्हारे कार्यों के आईना हैं, परंतु अखबार के रूप में महाभोज में मीडिया कर्मियों पर भी व्यंग किया गया है कि आज का मीडिया जगत किस प्रकार बिका हुआ है, किस प्रकार आज के मीडिया कर्मी सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ साबित कर सकते हैं। महाभोज उपन्यास में ऐसे ही दत्ता बाबू, जो मसाल के संपादक हैं, मसाल समाचार पत्र है, दत्ता बाबू को भी दास साहब कोटे के कागज और सरकारी विज्ञापनों का प्रलोभन देकर खरीद लेते हैं। और दत्ता बाबू कह पड़ते हैं कि इस मसाल समाचार पत्र के माध्यम से इस देश में क्रांति जब आएगी तब आएगी, और पता नहीं कभी आएगी भी कि नहीं, परंतु मेरे जीवन में यानी संपादक के जीवन में यह क्रांति आ गई है, अर्थात राजनैतिक संरक्षण प्राप्त हो चुका है। दोस्तों, इस उपन्यास के अंत में 3 राजनैतिक पार्टियों की चर्चा है। पहली पार्टी डीआईजी से आईजी बने सिन्हा के आवास पर, दूसरी पार्टी जोरावर सिंह के चौपाल में, तीसरी पार्टी कहें दत्ता बाबू के मसाल दफ्तर में, और एक और पार्टी आयोजित है सुकुल बाबू के पार्टी दफ्तर में, क्योंकि विपक्ष में रहकर उन्हें भी लगता है कि उन्होंने आज तक प्रांत के इतिहास में इतनी बड़ी रैली किसी नेता ने नहीं की जितनी बड़ी रैली उनकी रही है। उपन्यासकार ने यहाँ यह व्यंग किया है कि महाभोज वास्तव में ये पार्टियाँ हैं, जनता को ठग कर, जनता को छल कर, उनकी मासूमियत को हताहत करके, उन्हें आहत करके, उन्हें मौत के मुंह में ढकेल कर, मासूम निरपराध लोगों को जेल भेजवाकर, ईमानदार अधिकारियों को सस्पेंड करके, बर्खास्त करके, ईमानदार नेताओं को बाहर निकाल करके भ्रष्ट बेईमान लोगों को संरक्षण दिया जाना ही आज की राजनैतिक पार्टी है, या आज की राजनीति का सबसे बड़ा महाभोज है। इसलिए उपन्यास में इन 3 पार्टियों की चर्चा है। दास साहब कहते हैं, मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसे बीच रास्ते में नहीं छोड़ता। परंतु समस्या यह है कि दास साहब जैसे नेता यदि हाथ पकड़ते हैं तो जोरावर जैसे अपराधियों का, डीआईजी सिन्हा जैसे बेईमान अधिकारियों का, राव चौधरी और बापट जैसे बेईमान नेताओं का। आज के राजनेता ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों का हाथ नहीं पकड़ते, बिंदा और बीसू जैसे मासूम जनता का हाथ नहीं पकड़ते। इन्होंने हाथ पकड़ा है, थामा है तो सिर्फ अपराधियों का। निराला की कविता यदि आप पढ़ें, राम की शक्ति पूजा, तो उसमें एक पंक्ति है, अन्याय जिधर है शक्ति उधर, यानी अन्याय के पक्ष में उस कविता में महाशक्ति दुर्गा खड़ी हैं।
आज की महाशक्ति दोस्तों राजनीति और लोकतंत्र में है, किंतु आज की राजनीति, आज का लोकतंत्र यदि देखा जाए तो पूरी तरह अपराधियों, अत्याचारियों और अन्यायियों के पक्ष में खड़ी है। आज की महाशक्ति इन्हीं अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कुछ आलोचकों ने लिखा कि इस उपन्यास में दास साहब का चरित्र कुछ इस प्रकार महिमा मंडित किया गया है कि मानो उनका चरित्र पूरे उपन्यास में छा सा गया है और इसकी केंद्रीय समस्या दलित समस्या या शोषण की समस्या दब कर रह गई है। बिल्कुल इस बात में संदेह नहीं किया जा सकता। मानो पूरे उपन्यास पर दास साहब की जो भव्यता है या उनके चरित्र की जो भव्यता है वह एक भव्य फ्रेम की तरह, एक छतनार वृक्ष की तरह वह चरित्र छा गया है और बीसू बिंदा की आहें मानो दब कर रह गई हैं। सुकुल बाबू दास साहब के विषय में कहते हैं कि यूं तो धोती के नीचे सभी नंगे होते हैं और इस ससुरी राजनीति में धोती के ऊपर भी लोग नंगे होते हैं। समझिएगा, यूं तो धोती के नीचे सभी नंगे होते हैं, परंतु इस ससुरी राजनीति में लोग धोती के ऊपर भी नंगे होते हैं। और दास साहब, उनकी तो धोती के नीचे भी एक धोती मिलेगी, खाल खींचो तब जाकर इस गीता बाँचने वाले की नंगई उभरेगी। समझा जा सकता है कि आज के राजनेता जनता के बीच बैठकर कभी धर्म के नाम पर, कभी समाज वर्ग के नाम पर, कभी जाति और संप्रदाय के नाम पर, कभी किसी को बहलाते फुसलाते हैं तो कभी सांप्रदायिक हिंसा, घृणा, उन्माद फैलाकर अपने राजनैतिक अवसरों को धार देते हैं। दास साहब ऐसे ही मुखौटा धर्मी राजनेताओं के प्रतिनिधि हैं, जो कहने को तो जनता के नुमाइंदे, परंतु वास्तव या वास्तविकता यह है कि इनकी जो राजनीति है वह पूरी तरह भ्रष्ट है, धनलोलुप है, गरीबों का खून चूसने वाली है। दोस्तों, उपन्यास की कथा जब आप पढ़ेंगे तो उसमें एक यह भी संकेत है कि बीसू जो अपनी बाल सखा रुकमा से प्रेम तो करता था, किंतु पिछली सरकार के द्वारा उसे नक्सली घोषित करके जेल भेज दिया गया था और अब की सरकार ने तो उसे मरवा ही दिया। उस निरपराध मासूम बेकसूर बीसू की गलती सिर्फ इतनी थी कि वह सच का साथ देता था, गरीबों को जागरूक करता था। शहर से आए महेश शर्मा जो कास्ट और क्लास स्ट्रगल पर शोध कर रहे हैं, महेश शर्मा का कथन है सिटी एसपी सक्सेना के आगे कि सर वह किसी को भड़काता नहीं था, वह बम और बारूद की राजनीति नहीं करता था, वह तो लोगों को सिर्फ अवेयर करता था। आज आम जनता को अवेयर करने वाला व्यवस्था का सबसे बड़ा शत्रु है। जो आम जनता को जगाए, समझ लीजिए वह सरकार की आंखों का सबसे बड़ा कांटा है। व्यवस्था से जो द्रोह मोल ले, व्यवस्था का जो विरोध करे, उसे व्यवस्था हजम नहीं कर पाती। ना तो पिछली सरकार ने बीसू को पसंद किया, न इस सरकार ने। किंतु बीसू रुकमा से प्रेम करता था और जब नक्सली बनाकर उसे जेल भेज दिया गया तो रुकमा का ब्याह बिंदा से कर दिया जाता है। यह बीसू कहीं से भी प्रतिशोध लेने वाला चरित्र नहीं। बिंदा जब गांव में आकर रहने लगता है रुकमा के ही, तो बीसू बिंदा या बिंदेश्वरी को अपना प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी नहीं समझता, ना ही वह प्रेम में असफलता के कारण कोई प्रतिशोध लेने का भाव रखता है, बल्कि वह तो बिंदा को भी अपना मित्र बना लेता है। ऐसा जीवंत चरित्र है बीसू। दोस्तों, उपन्यास के अंत में एक संकेत है कि सिटी एसपी सक्सेना बेशक बर्खास्त हैं, सस्पेंड हैं, किंतु आगजनी, हरिजनों की बस्ती में आगजनी और बीसू की हत्या के साक्ष्यों को लेकर उनके हाथ में एक ब्रीफकेस है और रुकमा जो अब बिंदा की पत्नी है, उस रुकमा के साथ रेल के सेकंड क्लास डिब्बे में बैठे हैं,
जो गाड़ी दिल्ली जाने वाली है। उपन्यास के अंत में एक भाव है कि अग्निलिक जलती रहेगी, वह खत्म नहीं होने का नाम ले। यह अग्निलिक उस न्याय की संभावना का संकेत है कि बेशक चाहे यह भ्रष्ट व्यवस्था, आज के महाब्राह्मण राजनेता, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी, अपराधी, मीडिया जगत के लोग, आम जनता का चाहे कितना भी शोषण दमन कर लें, किंतु न्याय की ललक अब भी मन में है, जिजीविषा अब भी है, जो मरी नहीं है। जानने की भी इच्छा है और जीने की भी इच्छा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उपन्यास इसी बिंदु पर आकर के खत्म हो जाता है। दोस्तों, आलोचकों ने यह माना कि क्या इस उपन्यास की जो चेतना है वह दलित चेतना है। तो देखा जाए तो 1979 में यह उपन्यास लिखा गया था। आप कहीं से यह नहीं कह सकते कि इस उपन्यास में दलित चेतना जागृत हुई है। उस समय ना तो हरिजन एक्ट आया था, ना दलितों को लेकर के ST SC कोई विशेष प्रकार का कानून लागू हुआ था। यदि दलित चेतना की बात करें तो वह एक राजनैतिक शब्द है, जिसमें कहीं ना कहीं समाज को दो वर्गों में बांट करके एक प्रतिक्रियावादी सोच भी है। किंतु इस उपन्यास में कहीं से भी दलित चेतना नहीं है, समाज को बांटने की कोशिश नहीं है, बल्कि इस उपन्यास में तो मानवतावादी चेतना है। बीसू और बिंदा जैसे दलित समाज से प्रतिशोध नहीं लेते। बीसू चाहे गांव का छोटा हो या बड़ा हो, वह किसी के प्रति मन में प्रतिक्रियावादी भाव नहीं रखता। बीसू या विशेषर गांव के सभी बच्चों को मुफ्त पढ़ाना चाहता है। बीसू चाहे सवर्ण हो, चाहे भूधर हो या गांव का कोई हरिजन व्यक्ति, वह सबसे संवाद बनाए रखता है। जोरावर जैसे अपराधियों और शोषकों से भी वह लगातार संवाद बना के रखता है। वह तो सिर्फ उचित मजदूरी की मांग करने वाला है। बीसू की सोच बम और बारूद की नहीं है। इतना ही नहीं, यदि इस उपन्यास में कहीं से दलित चेतना की जागृति होती तो बीसू के पिता हीरा भी प्रतिक्रियावादी सोच का परिचय देते। किंतु हीरा का जो कथन है या हीरा की जो सोच है वह पूरी तरह मानवतावादी है, आस्थावादी है। परंपरा को बचाने की कोशिश में पिता हीरा की सोच है। बीसू के मरने के बाद भी पिता हीरा किसी को दोष नहीं देता। हीरा कहता है कि का बताई सरकार, हमार पढ़ल लिखल लड़का बीसू चला गवा, बहुते पढ़ा रहा सरकार। वही कर माई का तो रोई रोई के बुरा हाल हुई गवा है। यानी वह बहुत पढ़ा लिखा था, 14 क्लास यानी BA पास था। उसकी माँ रो रो करके हलकान हो गई है। कहता है कि का बताई मुद्दा, हमार दुख कोई नहीं जानत। अपने दुख की बात करता है हीरा, लेकिन यह वही हीरा है जिसके कारण समाज में आज भी मानवतावाद जीवित है। हीरा कहता है आगे, लेकिन सरकार खेती का जौन नुकसान होत रहा उका कोई कैसे सह सकत है। अर्थात मजदूरों के हड़ताल पर चले जाने से जोरावर जैसे भूमिपतियों या भूधरों को जो कृषि का नुकसान झेलना पड़ रहा था, इसी के कारण बीसू की हत्या हुई है। वह बीसू के हत्यारे को दोष नहीं देता, खेती के नुकसान को दोष देता है। समझा जा सकता है कि हीरा जैसे लोग आज भी समाज में जीवित हैं, जिन्हें अवर्ण सवर्ण की राजनीति नहीं आती है, जिन नेताओं का चंगुल समझ में नहीं आता है, जो समझते हैं समाज को बचाने की कोशिश कैसे की जाए। इसीलिए खेती या कृषि ऐसे मानवतावादी व्यक्तियों के लिए मुख्य है। बेटा बेशक मर गया हो, लेकिन समाज के प्रति कोई घृणा या प्रतिक्रियावादी सोच नहीं है। यह वही हीरा है जो यह भी कहता है, जब पूछता है सिटी SP सक्सेना, किंतु लोग तो कह रहे हैं कि तुम्हारे पुत्र की हत्या जोरावर, इस पर कहता है अब तो सरकार हम का बताएं, यानी मुझे नहीं मालूम किसने मारा। समझ सकते हैं कि इस उपन्यास में दलित चेतना नहीं है, इस उपन्यास में मानवतावादी चेतना। कहीं ना कहीं मन्नू भंडारी ने
यह संकेत दिया है कि राजनीति चाहे कितनी भी कुत्सित हो, आज की व्यवस्था चाहे कितनी भी भ्रष्ट हो, धनलोलुप हो, चाहे वह कितनी भेड़िया वृत्ति से जुड़ी हो, किंतु आज का गरीब, आज का शोषित कहीं ना कहीं अपनी मानवतावादी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं है। वह प्रेम, दया, भाईचारा के तत्वों से आज भी लवरेज है, किंतु राजनीति बांटकर, आपस में लड़ाकर, सेंध डालकर, समाज में वर्गगत खाइयों को उत्पन्न करके सिर्फ अपने लिए अवसरों के फिराक में। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि महाभोज समझ में आया। देखिए तो इसमें 4-5 बातें बहुत प्रबल हैं। सत्ता और विपक्ष की राजनीति, आप देख सकते हैं राजनीतिक गिरावट किस प्रकार की है, किस प्रकार राजनीति भ्रष्टाचार से जुड़ती जा रही है, उसमें अपराधियों से साठगांठ की प्रवृत्ति जग रही है, किस प्रकार आज की राजनीति या व्यवस्था भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को सपोर्ट कर रही है, अपराधियों को महत्व वहाँ दिया जा रहा है, वहाँ बेकसूर निरपराध जनता के लिए स्थान नहीं है, ईमानदार नेताओं के लिए कोई जगह नहीं है। आप यह भी कह सकते हैं कि यह जो उपन्यास है कहीं ना कहीं आज की राजनीति के लिए पूरी तरह प्रासंगिक